हेलो एवरीवन। वी हैव रिसेंटली हम लोगों का जो है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ऑलमोस्ट आपके 14 आई गेस, तो हमने आपके 13 पॉइंट्स जो हैं कंप्लीट करे हैं सिलेबस के। तो बेसिकली आपका आयुर्वेद वाला पोर्शन जो है जो आपको बुक से रीड करना है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने बेसिक विश की, अगत तंत्र की, पॉइजन टॉक्सिन्स वगैरह की डेफिनेशन की है और हमने इनकी क्लासिफिकेशंस की हैं। क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा है हमने। ठीक है, उसके अलावा स्थावर विष और जांगम विषयों के बारे में पढ़ा हमने डिटेल में। और ठीक है, दूषी विष वगैरह, विष के उपद्रव, चिकित्सा, ये सारी चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं। सो आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, अगर आप जो आयुर्वेद टेक्स्ट हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे खत्म हो गए हैं इस अब तक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, हम लोग आज 4 पॉइंट्स लेंगे आपके सिलेबस के, 14, 15, 16 और 17। ठीक है, 14 आपका पॉइंट है अगत तंत्र पर्सपेक्टिव ऑन कैंसर। ठीक है, ये एक डिस्कशन का टॉपिक है। ठीक है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मीनवाइल जब मैं समझा रही हूँ यू कैन टेक नोट्स। ओके, और ये मतलब वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना, वैसे भी आपको पूछ सकते हैं इससे क्वेश्चन। तो ये बेसिकली जो भी हमने आयुर्वेद में पढ़ा है अभी तक अगत तंत्र का, उसकी एक आप कह सकते हो छोटी सी समरी या जिस्ट है। ठीक है, इसकी क्या एप्लीकेशन है वो हम इसमें पढ़ेंगे, अगत तंत्र पर्सपेक्टिव ऑन कैंसर। ठीक है, उसके बाद फिर हम आज स्टार्ट करेंगे आपकी मॉडर्न वाली पार्ट, प्योरली मॉडर्न जो रहेगा हमारा फोरेंसिक मेडिसिन, है ना, व्यवहार आयुर्वेद। ठीक है, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक, तो पहले हम लोग जो टॉपिक उठा रहे हैं अभी, ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा अगत तंत्र पर्सपेक्टिव ऑन कैंसर। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि टॉक्सिक कैंसर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो डेली जो हमारी रूटीन चलती है, अभी जो हम लोग रह रहे हैं, तो प्रेजेंटली बहुत सारा पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में। ठीक है, बहुत पोल्यूशन है एनवायरनमेंट में। तो हम लोग आज का जो ये टॉपिक आपको इसमें लिखना है ना, टॉक्सिक कार्सिनोजेंस, तो ये बेसिकली आपके डे टू डे लाइफ में क्या आप एनकाउंटर करते हो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, उसके बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, देखो, एनवायरनमेंट जो है हमारा अभी क्या है, पोल्यूटेड है। पोल्यूटेड बहुत सारे रीजंस के कारण है। हमारा कार्स का एक्सुडेट्स होते हैं, है ना, और इंडस्ट्रीज की गैसेस हैं, और हम इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें यूज करते हैं। तो इन टोटल हम लोग जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, हम जो एयर ब्रीथ कर रहे हैं, एवरीथिंग इज पोल्यूटेड। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे अंदर केमिकल्स जा रहे हैं, और वो जो केमिकल्स हैं वो हमारी बॉडी उसके लिए यूज टू नहीं है, वो नेचुरल नहीं है हमारी बॉडी के लिए। तो वो हमारी बॉडी में जाके अकम्युलेट होते जा रहे हैं। ठीक है, एंड दे आर गिविंग ओरिजिन टू कैंसर। ओके, तो जो भी हम लोग ये पोल्यूटेड सब्जी खा रहे हैं या पानी पी रहे हैं या एयर ब्रीथ कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर है जो इन केमिकल्स के लिए रेडी नहीं होता है, इन केमिकल्स को टॉलरेट करने के लिए नहीं बना है, उसमें कुछ जो है दिक्कत आना शुरू हो जाती है, उसकी फंक्शनिंग में कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, विच इन लॉन्ग टर्म गिव्स यू अराइज ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये हमारा होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या आपका कार्सिनोजेनिक एजेंट होता है, आप हर जगह जो है स्मोक एनकाउंटर करते हो। ठीक है, स्मोक इन द सेंस कैसे है, अब ये स्मोक जो है वो इंडस्ट्रियल स्मोक भी हो सकती है, कार्स के थ्रू जो हमारा आता है ना, धुआं, वो हो सकता है। उसके अलावा क्या है, टबैको स्मोक, वेरी कॉमन, क्योंकि बहुत सारे लोग स्मोकिंग करते हैं, है ना। एंड फर्स्ट इसमें क्या आता है हमारा कार्सिनोजन, टबैको स्मोक। ठीक है, तो टबैको जो होता है, आप चाहो एक्टिवली स्मोक करो या पैसिवली स्मोक करो, पर जो है
दोनों रीजंस के कारण आपको कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर। तो इसमें क्या रहता है, हमारा जो टबैको के केमिकल्स हैं, 70% ऑफ टबैको इज टबैको केमिकल्स आर कार्सिनोजन। ठीक है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डायरेक्टली स्मोक कर रहे हो, आप एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हो या पैसिव स्मोकिंग कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो कार्सिनोजन है। ठीक है, जो भी उसका धुआं निकलेगा, जो भी स्मोक उससे आएगी, वो कैंसर कॉजिंग है। चाहे आप वो खुद स्मोक ले रहे हो, खुद से ले रहे हो, या फिर इन्वायरमेंट में दे रहे हो। तो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारी टबैको स्मोक है। ठीक है, और इनडायरेक्टली हम लोग उसको इनहेल कर रहे हैं। सो वी आर ऑल्सो बीइंग इन द लाइन टू गेट कैंसर बिकॉज ऑफ अदर पीपल स्मोकिंग। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर whether you are taking actively or passively, because its components are highly carcinogenic। तो हम लोगों को फर्स्ट हमारा आता है इसमें टोबैको। ठीक है, सेकंड हमारा क्या, मैंने पोल्यूशन डिस्कस किया। स्मोक तो पोल्यूशन के कारण भी होती है। तो जो इंडस्ट्रीज या फिर जो हमारी कार्स वगैरह होती हैं, उससे जो स्मोक निकलती है ना, उसमें भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं जो हम लोग इनहेल करते हैं। एंड इन शॉर्ट वो हमें आके फिर बाद में हमारे लंग के सेल्स को डैमेज करके उनमें ट्यूमर कॉजिंग प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, उसके अलावा देखो, अगर कोई नॉन स्मोकर है तो उसमें हमारे पास जो कार्सिनोजन होता है, नंबर वन कार्सिनोजन इन नॉन स्मोकर इज रेडॉन। रेडॉन क्या है, रेडॉन एक रेडियो एक्टिव केमिकल है। ठीक है, और ये हर जगह पाया जाता है, इट इज इवन इन आर एनवायरमेंट, हमारी एयर में प्रेजेंट होता है। पर कुछ क्वांटिटी में ये टॉलरेबल है। ठीक है, कुछ क्वांटिटी में ये आपको जो है टॉक्सिसिटी या कैंसर प्रोड्यूस नहीं करेगा। पर अगर इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि प्रोबेबली हो सकती है क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है, तो अगर इसकी क्वांटिटी कहीं पे ज्यादा है तो ये नंबर वन कॉज हो सकता है नॉन स्मोकर्स में लंग कैंसर का। ठीक है, तो फर्स्ट कॉज कैंसर, लंग कैंसर का हमारे पास होता है स्मोकिंग, टबैको, है ना। और दूसरा होता है रेडॉन। और इनकेस कोई स्मोकिंग नहीं करता है लेकिन वो रेडोन के एक्सपोजर में है, तो उसका नंबर वन कॉज हो जाता है रेडॉन। ठीक है, ये वॉलेट गैसियस फॉर्म में रहता है, प्रेजेंट रेडियो एक्टिव होता है। तो इन दी एयर भी होता है, हमारे इंडोर एनवायरनमेंट में भी होता है और आउटडोर एनवायरनमेंट में भी होता है। ओके, उसके अलावा हमारे पास थर्ड आता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस क्या होता है, ये भी केमिकल है। बेसिकली ये टफ फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जो कि हम सीलिंग्स में यूज करते हैं, रूफ बनाने में यूज करते हैं, है ना, टाइल्स में यूज करते हैं। तो ये माइन्यूट फाइबर्स भी कभी कभी हम इनहेल कर लेते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो बी द रीजन फॉर कैंसर। ओके, इसके अलावा हमारे पास होता है अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल मिनिमम हमने क्वांटिटी में देखा है, कुछ क्वांटिटी में इट कैन एक्ट गिव यू मेडिसिनल वैल्यूज। पर हमने उसमें भी पढ़ा था कि मद्य जो है वो हम लोग किस पे डिपेंड करती है उसकी मेडिसिनल क्वालिटी, कि अगर हम उसको मेडिसिनल हर्ब से बनाएं, ठीक है, द्रव्य औषध से बनाएंगे, तो वो हमारे लिए जो है एक मेडिसिन का काम करेगी। ठीक है, बाकी अगर हम उसका डेली जो है गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, मतलब उसको ज्यादा पी रहे हैं, मदाते कर रहे हैं बेसिकली, तो इट विल सर्टेनली लीड टू कैंसर। और बहुत सारे कैंसर्स करती है। थ्रोट का कैंसर होता है, इसोफेजियल कैंसर होता है, कोलोरेक्टल कैंसर होता है। सो देयर आर सो मेनी कैंसर्स व्हिच कैन हैपन बिकॉज ऑफ इनटेक ऑफ एल्कोहल ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा हमारे पास जो हमारी यूवी रेडिएशंस हैं, जिनके एक्सपोजर में हम डेली आते हैं, दे विल ऑल्सो बी दी कार्सिनोजेनिक एजेंट। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे सनस्क्रीन अप्लाई नहीं कर रहे हो, या आप पूरी बाजू के या फुल कपड़े पहनकर कवर होके धूप में नहीं जा रहे हो, तो क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि ओजोन लेयर जो है, हमारी जो प्रोटेक्टिव शील्ड है, इट इज गेटिंग डिप्लीटेड। तो उसकी जो थिकनेस है वो कम हो रही है पहले से, है ना, बिकॉज हम लोग ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये ऊपर जाके उस ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। तो उसकी थिकनेस धीरे धीरे कम हो रही है। तो वो बेसिकली ओजोन लेयर जो है हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती थी। ठीक है, अब वो कम होती जा रही है, तो
यूवी रेज की पेनिट्रेशन अर्थ सरफेस पे पहले से ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम खुद को बचाव हमारा नहीं कर रहे हैं उन यूवी रेज से, तो वो यूवी रेज एक स्किन कैंसर का कॉज बनती है। ठीक है, तो ये यूवी रेज भी हमारे लिए कार्सिनोजन है। बाकी हम लोग जो हमारी सब्जियों के ऊपर स्प्रे करने वाली पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स हैं, इनके अंदर सर्टेन केमिकल्स हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे अंदर कार्सिनोजेनिक इफेक्ट्स देंगे। हमारा पानी भी पोल्यूटेड है क्योंकि इंडस्ट्रीज उसमें अपना डिस्पोज कर देती हैं केमिकल्स। वो ट्रीट करके करती हैं कि नहीं करती हैं, दैट इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बिकॉज इंडिया में कुछ भी हो सकता है, नॉट इवन इंडिया, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। तो कुछ कम इंडस्ट्रीज, वैसे तो सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस हैं और चेक होता है, बट नॉट एवरी वन फॉलोज इट। तो कुछ भी आप जैसे, इवन कि आप जो कपड़े डाई करवाते हो, तो वो डाई एक केमिकल है। और आप देखते होगे वो दुकान से वो डाई जो है उसको हर कपड़े के लिए अलग डाई वाला पानी यूज होता है ना। और जो पुराना पानी है वो नाले में बहा दिया जाता है। वो नाले जाके कहाँ मिलते हैं? नदियों में मिलते हैं। नदियों का पानी हम लोग पीते हैं। तो इन टोटल जो है पूरा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड है। और हम लोग जो इनहेल कर रहे हैं, जो इनटेक कर रहे हैं, वो सब पोल्यूटेड है। तो आप लोग चाहो ना चाहो तो वी आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ कार्सिनोजेंस। ठीक है, तो ये हमारे टॉक्सिक कार्सिनोजेंस हैं जो डे टू डे हमारी लाइफ में हम इनको एनकाउंटर करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक पॉइंट है, टॉक्सिसिटीज ड्यू टू कीमो एंड रेडियोथेरेपी एंड इट्स आयुर्वेदिक अप्रोच। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ क्या है। कि देखो, जो कीमो और रेडियोथेरेपी होती है ना, उसका एक मेन मोटिव क्या होता है? कैंसर सेल्स को टारगेट करना, लेकिन हेल्दी सेल्स को नहीं। ठीक है, तो कैंसर सेल्स को कीमोथेरेपी मतलब मेडिसिनल थेरेपी होती है, रेडियोथेरेपी हम रेडिएशन से करते हैं। तो कीमो और रेडियोथेरेपी जो होते हैं, दे कैन, फर्स्ट आप देखोगे कुछ सेशंस में तो दे विल टारगेट योर ट्यूमर सेल्स। ठीक है, कैंसर सेल्स को वो टारगेट करते हैं और कैंसर सेल्स उससे मर जाते हैं। ठीक है, पर कैन यू थिंक कि एक चीज जो सिर्फ कैंसर सेल्स को ही टारगेट कर रही है, इट विल नॉट अफेक्ट योर हेल्दी सेल्स? इट विल, सर्टेनली इट विल, इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्योंकि एक और दो कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से काम नहीं बनता है कैंसर में। अगर वो आपका फुल फ्लरिश्ड कैंसर है तो हमें बहुत सारे उसकी सिटिंग्स लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी सेशंस होते हैं कीमो और रेडियोथेरेपी के। ठीक है, तो एक लॉन्ग टर्म में अगर आपने 4-5 सेशन आपके हो गए हैं, तो धीरे धीरे क्या है, इतना एक्सपोजर आपका हो जाता है कीमो का और रेडियो का, कि धीरे धीरे हेल्दी सेल्स भी उससे इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कैसे होना शुरू हो जाते हैं? जैसे उनमें भी कुछ डैमेज आना शुरू हो जाता है। ठीक है, पर सर्टेनली वो उसको रिपेयर करने में एबल होते हैं, तो वो धीरे धीरे उसको रिपेयर भी कर लेते हैं। पर आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद में अगर हम देखते हैं तो कैंसर का कॉज हम लोग आयुर्वेद में समझते हैं। अभी तो हमने कार्सिनोजेंस पढ़े। तो अगर आप ब्रॉडली इन कार्सिनोजेंस को देखोगे तो आपको समझ आएगा कि हमारा जो पर्यावरण है वही हमारा कॉज है। हमारा फूड है ना, आहार हमारा, विहार हमारा, ठीक है, यही बेसिकली कैंसर कॉजिंग है। हमारी लाइफस्टाइल, हमारा फूड, हमारा वाटर, हमारा एनवायरनमेंट, ये कैंसर कॉजिंग है। तो आयुर्वेद जो है वो कैंसर को एज अ डिजीज नहीं देखता, बट देखता है दोषों की जो है अप एंड डाउन, इम्बैलेंस इन योर दोषास, इन योर आहार, इन योर विहार। ठीक है, तो ये दोषों का, आहार विहार का जो इम्बैलेंस है उसके कारण ही बेसिकली कैंसर हो रहा है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? बेसिकली क्या है, जैसे कि हम इसमें ना, अगर आपको आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कैंसर का क्वेश्चन आता है तो हमें बेसिकली 3 टॉपिक्स इसमें डिस्कस करने हैं। पहला टॉप, हम ये 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं बाय द वे। फर्स्ट हमारा दूषी विष है, फिर गर्विश है, और उसके बाद है विरुद्ध आहार विहार। तो यही बेसिकली कॉन्सेप्ट, अगर आप कहो, यही कारण है हमारे कैंसर के अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। ठीक है, तो दूषी विष क्या है? देखो, हमारी लाइफस्टाइल, हमारा फूड, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन,
ये कुछ फैक्टर्स हैं ब्रॉडली जो कि या फैक्टर्स कह सकते हो, या इनमें जो टॉक्सिन्स हैं वो बॉडी में डे टू डे हमारे डिपॉजिट होते रहते हैं। ठीक है, पोल्यूटेड फूड है, फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड से ट्रीटेड हमारा फूड रहता है। ठीक है, उसके अलावा केमिकली ट्रीटेड हमारा पानी है पीने का, है ना। हमारा इन्वायरमेंट दूषित है ड्यू टू गैशियस एंड यूवी रेज एवरीथिंग। तो ये सब टॉक्सिन्स जो है हम डे टू डे लाइफ में एक्सपोज हो रहे हैं इनसे। ठीक है, तो ये धीरे धीरे हमारी बॉडी में अकमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे क्यूमुलेटिव टॉक्सिन्स है। क्यूमुलेटिव टॉक्सिन्स यानी दूषी विष। ठीक है, ऐसा विष जो शरीर में पड़ा हुआ है, धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ रही है, हथवीर्य है। हथवीर्य मतलब अभी इसकी पोटेंसी लो है, बट जब इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, तो वो लो पोटेंसी धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, तो इट विल सर्टेनली कॉज सम डैमेज टू योर बॉडी। तो इसलिए दूषी विष हो गया या गर्विश हो गया, या जो भी आप विरुद्ध आहार विहार, विरुद्ध कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खा रहे हैं, दे विल लीड टू कैंसर। तो अगर आयुर्वेद में आपको कोई टॉपिक आता है कैंसर का, तो आप ये तीन जो है इनका रेफरेंस ले सकते हो, गर्विश, दूषी विष और विरुद्ध आहार विहार। ठीक है, तो ये हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट हैं। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे रेडियो और कीमोथेरेपी की। तो जो रेडियो और कीमोथेरेपी है, इसका क्या काम है, ये अब हेल्दी सेल्स को भी टारगेट कर रही है। हेल्दी सेल्स जो हैं हमारे, वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर थोड़ा सा भी इफेक्ट अगर होगा तो उनकी कुछ फंक्शनिंग में इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अब आम उत्पन्न करेंगे। आम कैसे उत्पन्न करेंगे, देखो, जो भी हमने कीमोथेरेपी ली, लाइक इट इज आवर फिफ्थ सेशन ऑफ कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, पांचवा सेशन है। तो पुरानी जो कीमो और रेडियो चल रही थी, उसकी रेडिएशंस और उसकी मेडिसिन जो है, वो अभी भी हमारी बॉडी में होंगी, वो इतनी जल्दी एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगी। तो वो धीरे धीरे वो कीमो और रेडियो की जो मेडिसिन हैं या रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज है, वो हमारे हेल्दी सेल्स में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो जब चीजें हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, हम उसको क्या कहते हैं, दूषी विष, क्यूमुलेटिव पॉइजन। ठीक है, ये हमारी शरीर में क्या उत्पन्न करता है, आम, आम की उत्पत्ति करता है। तो हम लोग इन शॉर्ट जो है कैंसर का बेसिक कॉज मानते हैं आम विष को। आम विष को, कि जो हमारी बॉडी में एक्सेसिवली इकट्ठा हो गया है, पर इसका एक्सक्रीशन इतने अमाउंट में नहीं है कि वो प्रॉपरली बॉडी से एक्सक्रीट होके एक बैलेंस बना सके। तो ये बॉडी में क्यूमुलेट होके दूषी विष बन जाता है, सर्टेनली एक आम विष बन जाता है। तो कॉज क्या है, आम। ठीक है, अब वो चाहे किसी मर्जी चीज से हो रहा है, ठीक है, रेडियो और कीमोथेरेपी के ज्यादा होने से हो रहा है, या फिर आपके एनवायरमेंट वगैरह के कारण हो रहा है, तो आम इज द कॉज ऑफ कैंसर वी टेक इन आयुर्वेद। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको आगे बोले जाएगा कि क्या रोल है आयुर्वेद का या अगध तंत्र का इन सब चीजों में, कैंसर की ट्रीटमेंट में क्या रोल है। देखो, क्या रोल हो सकता है, हमने देखा कि फर्स्ट आम क्या हमारा होना चाहिए, पहला तो ट्रीटमेंट के चार फंडा होने चाहिए। चार होना चाहिए हमारी प्रकृति स्थापन, हमें बॉडी की प्रकृति की स्थापना करनी है। मतलब हमें अपने दोष जो है हमारे, हमारी धातु है, उनकी समावस्था बनानी है। ठीक है, अगर समावस्था रहेगी तो हम लोग जो है बॉडी हेल्दी रहेगी। सेकंड, हमको रसायन चिकित्सा लेनी है। रसायन चिकित्सा विल बिल्ड अप आर इम्यूनिटी। ठीक है, तो अगर ये टॉक्सिन्स जो हैं माइन्यूट क्वांटिटी में या धीरे धीरे हमारी बॉडी में अकम्युलेट भी हो रहे हैं, तो रसायन हैज द कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज देम, या फिर वो उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास आती है रोगनाशिनी चिकित्सा। इनकेस आपको कोई रोग हो जाएगा तो उसकी ट्रीटमेंट भी हम आयुर्वेद में करते हैं। और चौथी आती है नैस्टिकी चिकित्सा, यानी स्पिरिचुअल हीलिंग। तो ये चार बेसिकली हमको, हमारी ट्रीटमेंट ऑफ आयुर्वेद है जो हम कैंसर के लिए भी यूज करते हैं। प्रकृति स्थापन, ठीक है, प्रकृति स्थापन, रसायन, और रोग स्थापन, रोगनाशिनी, और तीसरा है नैस्टिकी, चौथा है नैस्टिकी चिकित्सा। ठीक है,
तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, अब हमने आम को कॉज ऑफ कैंसर अगर देखा है ना, तो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए? आम का निर्हरण करना। आम का निर्हरण जो है हम 3 तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं क्या? लंघन, लंघन पाचन और शोधन। लंघन हम करते हैं अगर दोष मृदु हो, कम दोष हो, अल्प बल के हो, अल्प मात्रा में हो, तो हम लंघन करेंगे। लंघन और पाचन करेंगे अगर मध्यम दोष हो, और शोधन करते हैं हम जब प्रभूत मात्रा में प्रबल दोष हो। ठीक है। तो कैंसर पेशेंट फर्स्ट टाइम आपके पास नहीं आता है। जो जनरल हमारी आयुर्वेद की प्रैक्टिस आप देखोगे, कोई भी जो आप ऑटो इम्यून डिजीजेस देख लो, सबसे पहले लोग जाके मॉडर्न ट्रीटमेंट्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आरए की बात करोगे, तो वो पहले आपकी मॉडर्न में ट्रीटमेंट लेंगे, एलोपैथिक से ट्रीटमेंट लेंगे। जब उनको वहां पे रिजल्ट नहीं मिलेगा, दे विल कम टू यू। ठीक है। तो मॉडर्न से वो कीमो और रेडियोथेरेपी अगर कैंसर पेशेंट आपके पास लेके आया है, तो उसकी बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक है। हम उसमें डायरेक्टली शोधन नहीं कर सकते उस पेशेंट का। तो हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि हम जो कैंसर पेशेंट है उसमें, जस्ट मिनट, हम कैंसर पेशेंट में क्या करें? शोधन स्किप करके मृदु लंघन करें और पाचन करें। ठीक है। तो ये हमारा रहता है उसमें कि हम उसको सटल ट्रीटमेंट्स दें पहले, जो उसकी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना डाले। ठीक है। पथ्यक्रम में क्या देते हैं हम उनको? अ, हम उनको पेय आदि आहार देंगे। पथ्य आहार में पेय आदि आहार देंगे। हैवी चीज अगर हम कुछ उनको देंगे खाने को, ऑयली या नॉन वेज, दूध, ये सब चीजों से फिर उसका आम और ही बढ़ेगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, उनको पेया, विलेपी, ये सब चीजें उनको देंगे। धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग उनका मृदु लंघन और पाचन कर रहे हैं। ठीक है। तो बॉडी में दोष शांत होंगे। जठराग्नि प्रभूत मात्रा में जो है बढ़ेगी उनकी, है ना। और पियाविले आदि से बॉडी को थोड़ा रेस्ट मिलेगा और थोड़ा सा ब्रीहन मिलेगा, है ना। इसके साथ हम ब्रीहन द्रव्य उनको धीरे धीरे चलाएंगे, द्राक्षादि कषायम वगैरह देंगे। तो इससे क्या है, बॉडी को हम पहले थोड़ा प्रिपेयर करेंगे शोधन के लिए। रसायन थेरेपी देंगे जब बॉडी थोड़ी मजबूत होगी, टॉलरेबल होगी कि हाँ वो शोधन टॉलरेट करे, फिर हम उसको शोधन देके जो भी उसके अंदर दोष है उनको बाहर निकालेंगे। तो ये एक ट्रीटमेंट साइकिल हमारा कैंसर पेशेंट्स के लिए चलता है। ठीक है। तो दिस वाज योर फर्स्ट टॉपिक। ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। जो मैंने बोला है ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट है, अ पार्ट ऑफ डिस्कशन है, तो इसके एज सच नोट्स नहीं है। ठीक है। आप चाहो तो जो मैंने बोला है उससे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो विद दिस फिनिशेस योर 14th पॉइंट, अगत तंत्र पर्सपेक्टिव्स ऑन कैंसर। ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे फोरेंसिक मेडिसिन। ओके। तो फोरेंसिक मेडिसिन मैं आपको पढ़ाऊंगी अपूर्वानंदी से। ठीक है। मैंने वहीं से पढ़ी है और अच्छी बुक है, तो मैं आपको वहीं से पढ़ाऊंगी। ठीक है। ब्रीफ में डिस्कशन करेंगे चीजों की। मेन मोटिव हमारा ये होगा कि आपको चीजें समझ आए। ठीक है। क्योंकि वो मॉडर्न की किताब है, उसमें चीजें थोड़ी मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हैं। ठीक है। और हम क्योंकि आयुर्वेद पढ़ते हैं, तो हमें एज सच वो चीजें समझ नहीं आती एक दो बार में। तो मैं ट्राई करूंगी उसको इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करूँ आपको, और आप चाहो तो उसको उस इजी लैंग्वेज में ही लिख सकते हो। बिकॉज चीजें मैटर करती हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। ठीक है। अगर आपको चीजें समझ आती हैं, तो आप सही से उसको लर्न भी कर पाओगे और उसको लिख भी पाओगे। तो व्हाट मैटर्स इज अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। नॉट कि आप कितना क्रैम करके डेफिनेशन लिख रहे हो, दैट डजंट मैटर। ओके। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। ठीक है। तो होपफुली आपको ये कैंसर से रिलेटेड जो कार्सिनोजेंस, कैंसर की आयुर्वेद में क्या यूटिलिटी है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं अगर तंत्र से और इन सब से, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे कुछ हम लोग अगद वगैरह इसमें यूज करते हैं, पर अगद यूज करने की नौबत नहीं आनी चाहिए, बिकॉज हम लोगों के पास ऐसी कुछ अच्छी डे टू डे लाइफ में यूज करने वाले हर्ब्स हैं, जो अगर हम डेली इनटेक करें या उसका सही
से उपयोग करें तो हम लोग खुद से ही रसायन थेरेपी करके मतलब ये पूरी ट्रीटमेंट का जिस्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास होता है आमल की, आंवला को हमने सर्वश्रेष्ठ रसायन माना है, तो आप रोज आंवला कंज्यूम कर सकते हो, है ना। उसके अलावा हल्दी हमारे पास होती है, हरिद्रा, वो हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हो इन अ गुड वे। हल्दी जो होती है उसमें करक्यूमिन होता है ना। करक्यूमिन एक पोटेंट उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, पर वो करक्यूमिन अगर आप हल्दी पानी में घोल के पियोगे तो उसकी एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट आपके ऊपर अच्छा नहीं आता, मतलब प्रॉपर नहीं आता। तो हल्दी में करक्यूमिन जो होता है उसकी एब्जॉर्प्शन अगर आप देखोगे, तो अगर आप उसको पेपर पेपर जो होता है, हमारी पिपली या काली मिर्च होती है, उसके पाउडर के साथ अगर आप लेते हो और एक फैट के साथ लेते हो, गुड फैट, तो आपकी जो अब्जॉर्प्शन है करक्यूमिन की वो बहुत एक्सटेंड तक बूस्ट हो जाती है। ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, हल्दी जब लेते हैं ना, तो आप उसको घी में या दूध में, इतने से दूध में आप हल्दी और पेपर डाल के ले सकते हो, तो उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। तो हम हल्दी यूज कर सकते हैं, आंवला यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग लहसुन यूज कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में अपनी, ठीक है। तो ये कुछ सारी चीजें हैं जो हमारे लिए हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं, रसायन की तरह हमारे लिए काम करती है, ठीक है। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है हमारी फोरेंसिक मेडिसिन, ठीक है। आपका मैं पॉइंट कवर करूंगी 15, 16, 17 अभी के लेक्चर में, ठीक है। तो आज के 4 पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मैं जैसा जैसा बुक में दिया है मैं वैसे वैसे गो थ्रू होंगी, इसमें ऑलमोस्ट सारे आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ रह जाएगा तो आई विल सी एंड इवन यू कैन आस्क मी, ठीक है। पर मोस्टली मैं कवर करने की कोशिश करूंगी इसमें। तो सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए, फोरेंसिक मेडिसिन क्या है और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ठीक है। फोरेंसिक मेडिसिन को बोला है व्यवहार आयुर्वेद, और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को बोला है हमारा विधि वैद्यक, ठीक है। तो क्या है फोरेंसिक मेडिसिन और मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस? ये जो येलो कलर का स्टिकी पेपर दिख रहा होगा अगर आपको, ये बेसिक जो है लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूं तो डेफिनेशन समझाई है मैंने। फोरेंसिक मेडिसिन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू सर्टेन ब्रांचेस ऑफ लॉ। ओके। तो क्या है फोरेंसिक मेडिसिन? एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू सर्टेन ब्रांचेस ऑफ लॉ टू एड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब हमें अ, हमारी नॉलेज, हमारी मेडिकल नॉलेज को हमें कोर्ट ऑफ लॉ लॉ में यूज करना है, ठीक है, टू एड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल कि एक मर्डर केस होता है, उसके लिए एक डॉक्टर को बुलाया जाता है बॉडी को देखने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, पोस्टमार्टम करने के लिए, ठीक है। फिर जब उस मर्डर केस की सुनवाई होगी नियर फ्यूचर में, तो डॉक्टर को बुलाया जाएगा अपनी ऑब्जर्वेशंस दिखाने के लिए, ऑब्जर्वेशंस बताने के लिए, ठीक है। तो डॉक्टर उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक क्रूशियल गवाह होता है, एक विटनेस होता है, जिसने जो कि एक्सपोज होता है बॉडी के साथ, है ना। तो उसको पता होगा कि बॉडी के साथ क्या हुआ, कब उसकी एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डेथ है ना, क्या रीजन रहे हो सकते हैं बॉडी की, पर्सन की डेथ की। तो वो हमारी है फोरेंसिक मेडिसिन, क्योंकि हमने अपनी मेडिकल नॉलेज को ब्रांचेस ऑफ लॉ के लिए यूज किया,
ठीक है, तो दैट इज फोरेंसिक मेडिसिन। इसमें क्या है ना, यहाँ अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, तो फोरेंसिक मेडिसिन हमने अपनी मेडिकल नॉलेज को सर्टेन ब्रांचेस ऑफ लॉ में अप्लाई किया सो दैट हम लोग एड कर सके प्रोसेस ऑफ जस्टिस। ठीक है, आपने पोस्टमार्टम किया, आपने बॉडी एग्जामिन की, आपने वो अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो कोर्ट में पेश किया, तो इट कैन हेल्प द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर जस्टिस। आपने उसका कॉज ऑफ डेथ बताया, उसके थ्रू आगे और इन्वेस्टिगेशन हुई, तो यू वर अ प्राइम विटनेस इन दैट, और आपने उसके लिए एक एविडेंस प्रोवाइड किया है ना। तो आप एडमिनिस्ट्रेशन को एड कर रहे हो जस्टिस देने के लिए। ठीक है, तो फोरेंसिक अगर यहाँ देखो में लिखा है, forensic medicine, which is also known as legal medicine, relates to application of medical knowledge for dispensation of justice in the court of law. Thus, this subject teaches a man how to use his knowledge of anatomy, physiology, pathology, medicine, surgery, gynecology, etc., to clarify or solve related legal problems or issues. ठीक है, तो वही चीज है ना, कि कैसे आपको अपनी नॉलेज यूज करनी है, एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, है ना, किसी सर्जरी की, कि आप वो सॉल्व कर सको, हेल्प कर सको उनको सॉल्व करने में केस। ठीक है, तो ये होती है फोरेंसिक मेडिसिन, लीगल मेडिसिन। उसके अलावा टॉपिक होता है, डेफिनेशन आती है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये उल्टा है, वो हम लॉ में अपनी मेडिसिन की नॉलेज दे रहे थे, अब मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू मेडिसिन। ठीक है, तो लॉ के अराउंड चीजें घूम रही हैं। यहाँ पे क्या है, अब हम जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें कुछ लॉज हैं, कुछ लीगैलिटीज हैं, तो वो सब इसके अंदर आता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ टू मेडिसिन है। मेडिकल jurisprudence means legal aspects of practice of medicine। ठीक है, तो practice of medicine occasionally involves certain risks, more so if medical practitioner is negligent towards his patient or if he uses his medical knowledge in unlawful or unethical way। तो बेसिकली क्या है, का बेसिक क्या है, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिसिंग मेडिसिन। ठीक है, अगर आप कुछ नेग्लिजेंस कर रहे हो, कुछ अनएथिकल कर रहे हो, कोई माल प्रैक्टिस कर रहे हो, तो यू आर बाउंड टू बी पनिश्ड। ठीक है, तो हमारे ऊपर भी कुछ लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं, हमारी प्रैक्टिस के ऊपर कुछ बहुत सारी लीगैलिटीज रहती हैं, अगर हम उसको ब्रेक करते हैं तो हमें पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, तो दीज आर दी टू डेफिनेशन, फोरेंसिक मेडिसिन एंड मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो ये पता होनी जरूरी है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, फिर आते हैं चैप्टर 2 आता है हमारा, लीगल प्रोसीजर्स इन मेडिको लीगल केसेस। ठीक है, इसमें आपको कुछ डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, पूछी जाती नहीं है, आ भी सकती है, पर आगे जब हम ये बेस बनाऊंगी मैं आपका, क्योंकि आगे हम जब पढ़ेंगे रेप के सेक्शंस पढ़ेंगे, अबॉर्शन के सेक्शंस पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये टर्म्स मिलेंगी। पहली है जैसे हमारी सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो ये क्या है, इट डील्स विद द प्रोसीजर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन and trial of offences within the limitations of Union Territory of India except Jammu and Kashmir, Nagaland and some other tribal areas. So far, some chapters are concerned. तो इसमें बेसिकली क्या है, जो भी ट्रायल्स हमारे होते हैं, प्रोसीजर्स फॉर ट्रायल्स, जो भी हम लोग कोर्ट में कोई लीगल
इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई ट्रायल चल रहा है, तो वही उससे डील करता है। ठीक है, डील्स विद प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस। फिर आता है आईपीसी। आईपीसी की धारा हम सुनते हैं ना, तो आईपीसी डिस्क्राइब्स पनिशमेंट। वो प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन दर्शाता है, ये पनिशमेंट्स को एनलिस्ट करता है, डिफरेंट ऑफेंसेस की क्या पनिशमेंट है। तो हम लोग जैसे अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया या कुछ भी है, तो हम उस पर लिखते हैं कि आईपीसी की धारा इसके तहत इसको उम्र कैद की सजा होगी, या फिर इसको इतने साल की सजा है, इतने साल की इसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आईपीसी इज इंडियन पीनल कोड। दिस इज आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। इसमें हम लोग किससे डील करते हैं? हमारी पनिशमेंट से। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हम डील करते हैं प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल से। ठीक है, फिर हमारा आता है सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड। ये डील करता है प्रोसीजर्स ऑफ, एक सिविल होता है, एक क्रिमिनल होता है। सिविल बेसिकली डिस्प्यूट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, दो पार्टीज के बीच में या दो साइड्स के बीच में, दो इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिस्प्यूट्स है, उसके साथ जो भी हमारा डीलिंग रहती है, उसके जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, वो सिविल प्रोसीजर कोड में आते हैं। तो ये एक आता है हमारा इंडियन एविडेंट एक्ट। ठीक है, ये इंडियन एविडेंट एक्ट इज वन ऑल्सो डेफिनेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? इट वाज पास्ड इन इंडिया by the Imperial Legislative Council in 1872 during the British rule. ठीक है, it contains a set of rules and allied issues governing admissibility of evidence in the Indian Court of Law. Indian Evident Act. तो ये एविडेंस की एडमिसिबिलिटी, कि क्या एविडेंस कैसा होना चाहिए, क्या उसके बेसिस हैं, उन सब के अंदर ये डील करता है इंडियन एविडेंट एक्ट, जो कि पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद आपका टॉपिक आता है इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट यानी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी। ठीक है, सो इंक्वेस्ट क्या है? इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इनटू द कॉज ऑफ डेथ वेयर डेथ हैज अकर्ड इन अ सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, किसी भी सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में अगर डेथ हुई है, उसके लिए जो भी इन्वेस्टिगेशंस की जाएंगी, जो भी आपकी इंक्वायरी होगी आती है, उसको कहते हैं हम इंक्वेस्ट। ठीक है, तो इंक्वेस्ट भी अलग अलग तरीके की होती है। आपको एक तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इंक्वेस्ट एक इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, किसके लिए? कॉज ऑफ डेथ के लिए, जहां डेथ किसी सर्कमस्टांस में हुई है, सस्पिशियस सर्कमस्टांस में। सस्पिशियस सर्कमस्टांस मतलब कि आपको नहीं पता है कैसे वो डेथ हो गई है। आपको फॉर एग्जाम्पल कहीं सड़क पे एक बॉडी पड़ी हुई मिली है, आपको नहीं पता है कि इसको किसी ने गाड़ी के नीचे रौंद दिया है, गाड़ी से टक्कर होके मर गया है, या किसी ने इसको चाकू से मार के यहाँ फेंक दिया है, कुछ भी है ना, कोई भी कुछ भी रीजन हो सकता है। आपको एक सस्पेक्टेड बॉडी मिली है, तो अब इस पे जो भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होगी, उसको हम इंक्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, इट इज डन इन केसेस ऑफ सडन डेथ, suicide, homicide, infanticide, death from accident, poisoning, death due to medical negligence और डोरी डेथ। तो ये जो सब है, ये कंडीशंस हो सकती हैं इंक्वेस्ट की। दीज फाइव ऊपर जो मेंशन की है, पेंसिल से लिखी गई है। ठीक है, दीज कैन बी द कंडीशंस। ठीक है, अब ये आपको डेफिनेशन पता चल गई। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स क्या है इंक्वेस्ट की। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इंक्वेस्ट क्या है, समन क्या है। अभी 5 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग आज के इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो पहले 3 पॉइंट है, ये बेसिक्स हैं आपके, तो इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन लाजमी आते हैं आपको। ठीक है, तो अब टाइप ऑफ इंक्वेस्ट क्या होती है?
पहली आपकी आती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, ठीक है, परफॉर्म बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, कोरोनर और मेडिकल मैन, ठीक है। तो जो जो उसको परफॉर्म करता है, जो जो इन्वेस्टिगेशन को होल्ड करता है, उसके नाम पे ही इंक्वेस्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे पहली हम लोग पढ़ते हैं पुलिस इंक्वेस्ट या इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इंक्वेस्ट है, इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट, ठीक है। A police officer investigates a case of suicide, homicide, or accidental death, or death in a suspicious circumstance as per provision of 174 CRPC. आया? अगर आपने अब पढ़ा ही नहीं होता कि क्रिमिनल पीनल कोड क्या है, तो आपको समझ नहीं आता सीआरपीसी क्या है, आईपीसी क्या है। दैट इज व्हाई द बेसिक्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको पता होना चाहिए, अगर इफ यू कैन लर्न ये सीआरपीसी 174 के तहत आता है, इसमें आईपीसी ये लगती है, तो यू शुड लर्न, ठीक है, आगे आपको बेनिफिट होता है। तो पुलिस इंक्वेस्ट में क्या है, पुलिस कौन से केसेस इन्वेस्टिगेट करेगी, कोई भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में अगर डेथ हुई है, जो मैंने 5 ऊपर पॉइंट्स बताए थे उनमें से किसी की में भी हुई है, तो उनको पुलिस इंक्वायर करेगी, उनको इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है। तो इस सेक्शन के अंदर क्या होता है, जब पुलिस को पता चलता है कैसे सस्पिशियस डेथ, ठीक है, अंडर द सेक्शन ऑन बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट सच अ डेथ, जो ऑफिसर इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का, या पुलिस ऑफिसर जो होता है एम्पावर्ड इन सब के लिए, वो सबसे पहले नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। आपको फोन आता है कि ऐसे हाईवे पे एक सस्पिशियस बॉडी मिली है, डेड बॉडी, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यो वर्क शुड बी, आप फोन करोगे नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। द पुलिस ऑफिसर विल फर्स्ट इन्फॉर्म द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट who has the authority to hold the inquest, ठीक है। मैजिस्ट्रेट को बताने के बाद वो पुलिस ऑफिसर जो है हेड ऑफ पुलिस स्टेशन, वो वहां से साइट ऑफ जो क्राइम साइट है वहां पे जाता है। द पुलिस ऑफिसर विल हिमसेल्फ प्रोसीड टू द प्लेस ऑफ डेथ वेदर द डेड बॉडी इज लाइंग, ठीक है। फिर वहां पे क्या करता है पुलिस ऑफिसर, सब कुछ इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। वहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिस्पेक्टेबल लोकेलिटी में जो भी लोग वहां पे मौजूद होंगे, जिन्होंने देखा है या ऑब्जर्व किया है, जिन्होंने फर्स्टली बॉडी डिस्कवर की, ऐसे कोई 2 या 2 से ज्यादा प्राइम सस्पेक्ट्स जो होंगे, एविडेंस होंगे, विटनेस होंगे, उनसे पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करेगा, ठीक है। फिर वो बॉडी को एग्जामिन करेगा कि वहां पे क्या इंजरी मार्क्स उस बॉडी पे हैं, क्या रेलेवेंट फाइंडिंग है, अगर वहां पे कोई वेपन मिलेगा, प्रोबेबल वेपन फॉर डेथ, तो वो पुलिस ऑफिसर उसको देखेगा, ठीक है। और ये सब चीजें देख के वो ये सारी कलेक्ट करवाएगा, ठीक है। और दूसरा उसका काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, साइन करेगा रिपोर्ट, जो एक इनिशियल रिपोर्ट वो बनाएगा, उसको वो फिर अपना साइन करेगा, और जिन लोगों से उसने सुना है या जिन लोगों से पूछताछ की है उनका भी साइन लेता है, ठीक है। बिलोंगिंग्स कलेक्ट करेगा, वहां पे जो भी हैं बॉडी की बिलोंगिंग्स हैं, उनको कलेक्ट करके उनको एविडेंस के रूप में सुरक्षित रख लेगा। और जो उसने इनिशियल रिपोर्ट प्रिपेयर की है, जिसमें उसने साइन किए थे अपने और उन लोगों के, वो मैजिस्ट्रेट को भेज देता है, ठीक है। तो ये पुलिस इंक्वेस्ट होती है। सबसे पहले क्या करना है, पुलिस वाले को, जो भी हेड ऑफ द स्टेशन है, उसको पहले एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कॉल करना है, फिर उसको प्रोसीड करना है क्राइम सीन के ऊपर। वहां पे वो क्या करेगा, बॉडी को एग्जामिन करेगा फिजिकली, कोई प्रोबेबल वहां वेपन वगैरह है तो उसको कलेक्ट करवाएगा, बॉडी की बिलोंगिंग्स कलेक्ट करवाएगा, है ना, उसको एक एविडेंस बॉक्स में रखवाएगा बिना उसको कंटामिनेट किए। और वो क्या करेगा, वहां पे जिस भी 2 या 2 से ज्यादा लोग जिन्होंने वो देखा है इनिशियली उस चीज को, उनसे वो बातचीत करके एक इनिशियल रिपोर्ट तैयार करेगा, उस पर वो अपने साइन लेगा, उन 2 एविडेंस विटनेसेस के साइन लेगा, और फिर वो रिपोर्ट को जाके मजिस्ट्रेट को सेंड कर दे।
उसके बाद पुलिस वाला ऑर्डर दे सकता है बॉडी को डिस्पोज करना है या उसका पोस्टमार्टम करना है उस चीज के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक प्रोसीजर होता है पुलिस इंक्वेस्ट का। उसके बाद आती है मैजिस्ट्रेट्स इंक्वेस्ट। अब मैजिस्ट्रेट कब एंटर करते हैं? नॉर्मली आप देखते होंगे कि पुलिस जाती है, कोई भी क्रिमिनल केस होता है, तो मैजिस्ट्रेट क्यों कब अपना प्रेजेंस शो करते हैं, कहाँ मैजिस्ट्रेट का रोल आता है? अगर डेथ जो है पुलिस की कस्टडी में हो गई है, ठीक है, कोई मुजरिम था जो पुलिस की कस्टडी में था, उसकी डेथ अगर हो गई है या पुलिस फायरिंग से किसी की डेथ हो गई है, जेल में किसी की डेथ हो गई है, तो नाउ इज द रोल ऑफ मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में इट इज कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट। सेक्शन है 176 सीआरपीसी इन केस ऑफ डेथ इन पुलिस कस्टडी। ठीक है, और एक और इसमें होता है हाउस वाइफ विद इन 7 years ऑफ मैरिज। ठीक है, अगर वो सुसाइड है या मतलब 7 years ऑफ मैरिज में अगर किसी हाउस वाइफ की डेथ होती है तो भी मैजिस्ट्रेट का रोल होता है। ठीक है, तो दो चीजों में आ गया मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कहाँ कहाँ कंडक्ट होगी। फर्स्टली अगर पुलिस कस्टडी में डेथ हुई है, दूसरी कोई भी वाइफ जिसको 7 साल के अंदर जिसकी डेथ हुई है, चाहे वो सुसाइड हो, होमिसाइड हो, जैसी भी हो। ठीक है, तो उसमें मैजिस्ट्रेट जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं इंस्टेड ऑफ पुलिस। ओके, देन इज कोरोनर्स inquest. System of inquiry in an unnatural case of death was introduced in metropolitan cities of India. It is now effective only in some countries. Coroner used to be appointed by the state government under Coroners Act from amongst legal practitioner of minimum 5 years of standing practice. Okay. A coroner inquires about the cause of death, the extent of the offense involved in the death, and finds out how, when, whom death was caused. Wherever existent, he is officer in charge of the coroner's court of inquiry, where he is assisted by the members of jury who are appointed by the coroner from the respectable members of the society who are neither doctors nor legal practitioners. तो बेसिकली कॉरोनर एक स्पेशल काइंड ऑफ इंक्वेस्ट होती है। ये कॉरोनर्स जो होते हैं, मोस्टली कॉरोनर कोर्ट होता है एक स्पेशल, स्टेट गवर्नमेंट ही कॉरोनर को अपॉइंट करती है और वो भी सेम ही काम करते हैं, पर उनको लीगल प्रैक्टिशनर होने के लिए मतलब 5 साल का मिनिमम स्टैंडिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सेम उसका है, बस एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा कोरोनर्स अपॉइंट कर रखे हैं। ठीक है, तो ये आपकी 3 तरह की इंक्वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, हो गई पुलिस इंक्वेस्ट, एक मैजिस्ट्रेट और एक कोरोनर। ओके, पढ़ लेना एक बार कोरोनर और, ठीक है, डिटेल में, मैं थोड़ा शॉर्ट में जाऊंगी। ओके, तो ये होता है आपका इंक्वेस्ट। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आ जाता है। आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, 3 तरह के इसके टाइप्स पता होने चाहिए। अब आते हैं ऑफेंसेस एंड केसेस। ऑफेंसेस 2 तरह के होते हैं, कोग्निजेबल और नॉन कोग्निजेबल। कोग्निजेबल क्या होते हैं, मतलब कोई सीरियस उसने ऑफेंस कर दिया, कुछ बड़ी दिक्कत करती है, किसी को मार दिया है, कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसके लिए पुलिस ऑफिसर को उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए कोई वारंट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो कोग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, these are enlisted in the first schedule of CRPC, for which or under any other law in force for the time being, a police officer can arrest a person or persons without warrant. ठीक है, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि आपको अब जो है किसकी जरूरत नहीं है, कोई भी वारंट की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाके उस बंदे को अरेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल में क्या होता है, आपको अक्यूज को एक वारंट के साथ ही अरेस्ट करने की अथॉरिटी होती है। ठीक है, और वो वारंट मस्ट बी साइंड, इशू होना चाहिए अथोराइज्ड पर्सन के थ्रू, और उस पर साइन भी होना चाहिए उस अथोराइज्ड पर्सन के। ठीक है, तो ये 2 तरह के ऑफेंस होते हैं। केसेस भी 2 तरह के होते हैं, क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं,
These cases are tried in criminal courts. Usually the state initiates the case against the accused. ठीक है, अब किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है या टेररिस्ट अटैक हो गया है, उसमें आप टेररिस्ट वर्सेस स्टेट हो जाएगा। ठीक है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो अक्यूज वर्सेस स्टेट हो जाएगा। तो ये क्रिमिनल केसेस होते हैं। वो उसके अलावा क्या होते हैं हमारे सिविल केसेस। सिविल केसेस में अच्छा, क्रिमिनल केसेस में भी कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, वारंट केसेस। दीज आर द केसेस वेयर द ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजनमेंट फॉर पीरियड ऑफ मोर देन 2 years। तो अलग अलग पनिशमेंट है इसमें, उसके बेसिस पे उन्होंने अलग अलग जो है केसेस बताए हैं। वारंट केस हो गया, समन्स केस हो गया, पुलिस केस हो गया, कंप्लेंट केस हो गया। तो अलग अलग पनिशमेंट इसकी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग उन्होंने बनाए हैं। सिविल केसेस जैसे मैंने आपको बताया था, सिविल डिस्प्यूट्स जो होते हैं, तो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है, दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट है, तो उनका रिजॉल्व कराने के लिए जो केस होता है वो सिविल केसेस होता है। ओके, तो ये आपके हो गए ऑफेंसेस एंड केसेस। उसके बाद आपका टॉपिक आता है कोर्ट्स। कोर्ट्स इन इंडिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आपको पता होनी चाहिए क्रिमिनल कोर्ट्स की कैटेगरी क्या है इंडिया में। तो सबसे पहले सबसे ऊपर क्या आता है हमारा, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आता है, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील इसको कहते हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं है, और हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का वो न्यू दिल्ली में है ना, और बहुत सिविल और क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो डायरेक्टली कोई प्ली जो है, कोई अपील, डायरेक्टली कोई केस नहीं लेता। ठीक है, तो अगर हाई कोर्ट ने कोई केस सुप्रीम कोर्ट को रेफर किया है, या किसी ने हाई कोर्ट की डिसीजन से निराश होकर सुप्रीम कोर्ट में प्ली करी है, तो ही वो केस की हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट में होगी। अब मुझे कोई दिक्कत है तो मैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में वो केस नहीं लेके जा सकती, मुझे बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, लोकल कोर्ट से, फिर हाई स्टेट कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये कोई केस इनिशिएट नहीं करता है खुद से, ये सिर्फ कंसिडर करता है। ठीक है, अपील कंसिडर करता है और फिर उस पे काम करता है। ठीक है, तो ये रहता है सुप्रीम कोर्ट हमारा। सुप्रीम कोर्ट की आपको समझ आ गई कि ये डायरेक्टली किसी से डील नहीं करता, ये पर कोई भी पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकता है और कोई उस पर क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, आपने कोई भी आपको पनिशमेंट ये ग्रांट कर सकता है। ठीक है, कुछ भी उसमें अमेंडमेंट कर सकता है। जैसे आप हाई कोर्ट से लेके आए हो अपनी जो भी है प्ली जो है, कि मुझे हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो सही नहीं लग रहा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट में अपना केस प्रस्तुत करूंगी, वहां पे डिस्क्राइब करूंगी, और वहां पे जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कोई भी तरह की आपको पनिशमेंट अवॉर्ड कर सकता है, और अगर हाई कोर्ट ने कुछ पनिशमेंट दी है तो सुप्रीम कोर्ट उसको या तो सेम सस्टेन कर सकता है या उसको ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, तो उसके पास सारी अथॉरिटी है। ओके, उसके बाद आता है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या होता है, हाईएस्ट कोर्ट इन दी स्टेट। ठीक है, मोस्टली कैपिटल सिटी में होता है ना, और इसके पास भी सेम दिक्कत होती है, ये कोई ओरिजिनल केस इनिशिएट नहीं करता, ये भी अपील लेता है लोअर कोर्ट से। ठीक है, जो भी नीचे हमारा मैजिस्ट्रेट कोर्ट है या सेशंस कोर्ट है, उनमें जो भी केस ओरिजिनेट हुए हैं, तो वो आगे अपील डालते हैं हाई कोर्ट में फर्दर, उसको फर्दर हेयरिंग्स के लिए। तो ये भी कोई ओरिजिनल केस नहीं लेता है, ये भी अपेल्ट केसेस लेता है, अपेल्ट क्रिमिनल केसेस। ओके, तो हाई कोर्ट भी कोई भी तरह की पनिशमेंट दे सकता है, आईपीसी के अंडर कोई भी पनिशमेंट ग्रांट कर सकता है। और इसमें क्या होता है, एक इम्पोर्टेंट हाई कोर्ट का क्या फंक्शन है, ये देखो। देखो सेम सुप्रीम कोर्ट वाला हो गया ना हमारा,
कि कोई अपील नहीं लेगा डायरेक्टली क्रिमिनल कोर्ट्स की। और बाकी इसका एक मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट ने अगर किसी को डेथ सेंटेंस बताई है तो हाई कोर्ट को उसको कंफर्म करना होता है उस सेंटेंस को। ठीक है, अगर मैंने लोअर कोर्ट में अगर यू हैव किल्ड समवन, वट एवर यू हैव डन, ठीक है, यू हैव किल्ड समवन, यू हैव रेप्ड समवन, आपको अगर किसी ने डेथ सेंटेंस दी है, लाइफ सेंटेंस दी है ना, डेथ सेंटेंस दी है, तो हाई कोर्ट को उसको कंफर्म करना होता है। तो आप लोअर कोर्ट में किसी को डेथ सेंटेंस दे रहे हो तो इट डजंट हैपन कि सीधे वो उसको सूली पे चढ़ा देंगे, है ना। पर वो क्या करेंगे, पहले हाई कोर्ट में वो केस डिस्कस करेंगे। हाई कोर्ट उसको जो है आगे थम्स अप देगा कि हाँ हम कंफर्म कर रहे हैं कि दिस इज द पनिशमेंट फॉर दिस क्राइम, कि सही है या गलत है जो भी है। तो अगर लोअर कोर्ट ने डेथ सेंटेंस किसी को दी है तो हाई कोर्ट विल कंफर्म इट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फॉर कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस न्यू सेंटेंस कैन बी गिवन व्हिच डिफर्स फ्रॉम द। ठीक है, तो इसमें कौन कौन होता है, एक सेशन जज होता है, दो और जजेस होते हैं हाई कोर्ट के जो इसको देखते हैं कंफर्मेशन ऑफ डेथ को। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेशंस कोर्ट। सेशंस कोर्ट क्या होता है, एवरी स्टेट हैज डिविजन्स ऑफ सेशंस कोर्ट फॉर द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे सेशंस कोर्ट काम करते हैं, और इनकी हेल्प करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एडिशनल सेशंस कोर्ट भी बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम क्या कर रहा है, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के ऊपर हमारा है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सारा बर्डन ज्यादातर सेशन कोर्ट पे है, क्योंकि यही तो इनिशिएट कर रहे हैं, वो तो आगे जाके उनकी अपील्स ले रहे हैं। तो सेशन कोर्ट्स में क्या होता है, ये डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, और इनको एड करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए कुछ एडिशनल सेशन कोर्ट्स भी डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, इनके जजेस जो होते हैं दोनों के, सेशन और एडिशनल सेशन कोर्ट के, ये कौन अपॉइंट करता है, हाई कोर्ट करता है। अब इसमें क्या होता है, ये भी कोई भी पनिशमेंट दे सकता है। ठीक है, जो भी आईपीसी के अंडर है, एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस। ठीक है, जो ये डेथ सेंटेंस ऑर्डर करेगा वो जाके हाई कोर्ट में कंफर्म होगी। ठीक है, तो ये दे सकते हैं सारे अपने, सारी आईपीसी के अंदर जो भी सजा है वो दे सकता है, उसको ऑर्डर कर सकता है। पर जो डेथ सेंटेंस होगी सेशन कोर्ट में जो ऑर्डर की जाएगी, एडिशनल सेशन कोर्ट में ऑर्डर की जाएगी, वो आगे जाके हाई कोर्ट में कंफर्म की जाती है। ठीक है, ये हो गए एडिशनल और सेशन कोड, सेशन एंड एडिशनल सेशन कोड। उसके बाद आता है असिस्टेंट सेशंस। असिस्टेंट सेशंस कोड जो होते हैं, ये भी सेशन कोड के असिस्टेंट्स के लिए होते हैं। एक सेकेंड, आई गेस मैंने पहले ही आपको असिस्टेंट बोल दिया होगा शायद। ओके, विल क्लियर दिस अप अगेन। क्या है, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पे काम कर रहे हैं, सेशंस कोड और एडिशनल सेशंस कोड। ठीक है, बेसिकली ये दोनों सेम उस पे काम करते हैं, दोनों सेम, दोनों का मतलब दोनों सेम ही चीजें हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, ये जो है केसेस को इनिशिएट करेंगे, और कोई भी आईपीसी के अंडर पनिशमेंट है उसको देते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। बस जो डेथ सेंटेंस है उसके लिए इनको एक हाई कोर्ट की कंफर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, इनको एड करने के लिए, इनको हेल्प करने के लिए हमारे पास होते हैं असिस्टेंट सेशन कोर्ट। ठीक है, ये असिस्टेंट सेशन कोर्ट एडिशनल और सेशन कोर्ट को हेल्प करने के लिए दिए जाते हैं। इनमें क्या होता है, इनकी स्पेशलिटी क्या है, दे कैन अवॉर्ड एनी पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय लॉ एक्सेप्ट डेथ सेंटेंस।
sentence of life imprisonment or imprisonment for a period exceeding 10 years. तो असिस्टेंट सेशन कोर्ट्स जो होते हैं वो छोटे कोर्ट हैं, ठीक है, तो ये दे सकते हैं सारी पनिशमेंट। पर अगर आपको हमने इम्प्रिजनमेंट दिया, आपको बोला है कि हम 10 साल से ज्यादा आपको जेल में रहना पड़ेगा, या आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की ऑर्डर करना है, या डेथ सेंटेंस ऑर्डर करना है, तो वो सब चीजें जो है असिस्टेंट सेशन कोर्ट नहीं कर सकता। उसके लिए आपको सेशन कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बिलो से लेके ऊपर देखें, ग्राउंड से अबव तक, तो सबसे पहले आते हैं हमारे असिस्टेंट सेशन कोर्ट, ठीक है, जो कि हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं सेशन या एडिशनल सेशन कोर्ट्स के लिए, ठीक है। ये आ गए, इनका काम क्या है, ये देंगे पनिशमेंट, ठीक है, पर वो पनिशमेंट डेथ सेंटेंस नहीं होनी चाहिए, वो पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए, और कोई ऐसी इम्प्रिजनमेंट नहीं होनी चाहिए जिसके लिए 10 साल से ज्यादा का टाइम लगे, ठीक है। ये हो गए हमारे असिस्टेंट सेशन कोर्ट। उसके बाद आते हैं सेशन कोर्ट्स या एडिशनल सेशन कोर्ट्स। ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता है, या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ये कोई भी हमारी जो है सजा दे सकते हैं, बस जो ये डेथ सेंटेंस देते हैं उसको हाई कोर्ट कंफर्म करता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा हाई कोर्ट। ये दोनों कोर्ट्स जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं कोई भी क्रिमिनल केस। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बस अपील्ड केसेस आएंगे, ठीक है, और ये कोई भी जो है आपको दे सकता है पनिशमेंट, ठीक है। फिर आते हैं कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, ये थे हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स। दिस वाज द कैटेगरीज ऑफ कोर्ट इन इंडिया में, कैटेगरीज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स थे। अब है कोर्ट्स ऑफ मैजिस्ट्रेट, ठीक है। इसमें पहला आता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। In every district, there is one chief judicial magistrate with jurisdiction over the whole district. In a metropolitan में metropolitan magistrate होगा, ठीक है। Chief judicial magistrate and chief metropolitan magistrates are first-class magistrates appointed by the High Court. They have power to award punishment of imprisonment for up to 7 years. ठीक है। अब हम आ गए बिल्कुल नीचे, क्रिमिनल में के बाद अब हम आ गए मैजिस्ट्रेट लेवल पे। तो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, जो हमारे चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, इनको सबसे पहले अपॉइंट कौन करता है, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अपॉइंट करता है, और ये अप टू 7 years तक की पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट जो है वो पनिश कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ फर्स्ट क्लास। दे आर अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, है ना, और ये 3 साल की इम्प्रिजनमेंट और फाइन अप टू 10,000 तक की पनिशमेंट दे सकते हैं, ठीक है। 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड 10,000 रुपीज तक का फाइन, इतना ही इनका दायरा है। अ सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट 1 year की इम्प्रिजनमेंट और 5,000 का फाइन, इतना दे सकते हैं, ठीक है। इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज देयर आर मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स हु आर appointed by the High Court and can award punishment up to 3 years and 10,000 rupees, ठीक है। तो अब हम बेसिक से चलते हैं जरा, एक बार आपको कोर्ट ऑफ फॉर जुवेनाइल ऑफेंडर्स बता देती हूँ, ठीक है। An offense not punishable with death or life imprisonment committed by a person who on the date of appearance or production before the court is under the age of 16 may be tried by a chief judicial magistrate or by court specially empowered by Children Act 60 of 1960, ठीक है। ओके, तो बेसिकली जुवेनाइल ऑफेंडर्स क्या है, अगर आपने निर्भया रेप केस सुना होगा, ठीक है, जो दिल्ली में एक रेप केस हुआ था 2016 में आई गेस, उसमें क्या था, वन ऑफ द कल्प्रिट्स वाज अ माइनर। माइनर मतलब उसकी एज जो थी 16 साल से कम थी, तो ही वाज टेकन टू जुवेनाइल ऑफेंडर्स। तो उसकी जो हियरिंग वगैरह हुई थी वो जुवेनाइल कोर्ट में हुई थी, ठीक है। तो जुवेनाइल कोर्ट में आपको पहुंचाया जाएगा, तो
उसका एक वो है कि जो भी ऑफेंस करने वाला है, ठीक है, जो भी ऑफेंडर है, वो जो है 16 साल की कम उम्र, 16 साल से कम उम्र का, ठीक है, तो उसकी पेशी जुवेनाइल कोर्ट में होती है, ठीक है। उसको क्या है, बेसिकली उसको सजा नहीं मिलती है, उसको ट्रीट, थोड़ा रिहैबिलिटेशन में रखा जाता है ना, तो उनको बेसिकली सजा नहीं होती। तो ही वॉज कल्प्रिट, निर्भया में एक बच्चा था 16 साल से कम एज का, उसको जुवेनाइल कोर्ट में लेके जाया गया था। he was proper culprit, he has done wrong, but because of the law उसको कुछ पनिशमेंट नहीं दी गई, उसको रिहैब में रखा गया था कुछ दिन, उसके बाद उसको छोड़ भी दिया गया एंड ही इज फ्री। तो ये जुवेनाइल ऑफेंडर्स है, ठीक है। अब हम एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है। On request of central or state government, the High Court in any local area may confer the power of first class or second class judicial magistrate on a person who is or was a government servant. This is the qualification or experience in a connection with particular classes of cases. ठीक है, तो स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट पे कोई ऐसा फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट गवर्नमेंट सर्वेंट होना चाहिए जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस है थोड़ा, और उसको अपॉइंट किया जाता है फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर, ठीक है। कोर्ट्स समझ आनी चाहिए। आप कोर्ट्स के लिए 2 हेडिंग्स बनाओगे अगर आपको कोर्ट का क्वेश्चन आता है, कोर्ट्स ऑफ इंडिया क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला कोर्ट्स ऑफ क्रिमिनल केसेस है ना, क्रिमिनल कोर्ट्स हैं और मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, ठीक है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में सबसे नीचे कौन सा होता है हमारा, और सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, सबसे पहले आता है सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जिसमें आप 1 साल की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो और 5,000 तक का फाइन दे सकते हो। फिर होता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, 3 साल की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो और 10,000 का फाइन दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है चीफ मेट्रोपॉलिटन या चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये 3 साल की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं और ये बेसिकली 7 years तक की इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, ठीक है। तो 1 year 5,000, 3 year 10,000 एंड अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। के बाद आपके आ जाएंगे असिस्टेंट सेशन कोर्ट, देन एडिशनल और सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये याद रखना कोर्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं हमारे विटनेस। विटनेस क्या होते हैं, गवाह, है ना, गवाह। Any person can testify as a witness in a court of law if the court considers that he is not prevented from understanding questions or for giving rational answers due to tender or extreme old age, disease of body or mind, or any other causes. मतलब कोई भी विटनेस टेस्टिफाई कर सकता है अगर वो सही से कोर्ट के क्वेश्चन समझ पा रहा है और आंसर दे पा रहा है रिलेटेड टू द क्राइम, ठीक है। तो 2 तरह के विटनेस होते हैं, एक होता है कॉमन विटनेस, एक होता है एक्सपर्ट विटनेस, ठीक है। तो ये छोटे छोटे 5 marks के क्वेश्चन हैं, आपको वाइवा में पूछे जा सकते हैं और एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स हैं, ठीक है, या आपको पता होती हैं बट यू आर नॉट फेमिलियर विद द डेफिनेशन एंड ऑल, ठीक है। तो समझो इसको अच्छे से, एक बार गो थ्रू होना, रीड करना। इसमें टाइप्स हैं सबकी, कुछ ना कुछ, सबका कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक फंक्शन है, तो इसमें बहुत कुछ लर्निंग के लिए है, और बच्चे यूजुअली इसको नहीं पढ़ते हैं या देखेंगे विटनेस, ये तो मुझे पता है विटनेस क्या होता है, गवाह। फिर जब आप पेपर में आपको क्वेश्चन आता है, लिखने बैठते हो, तो आपके पास मटेरियल नहीं होता क्योंकि आपने पढ़ा नहीं होता, यू हैव टेकन दीज थिंग्स लाइटली, और वो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है आपसे, ठीक है। तो इसको एक बार समझो अच्छे से, टाइप्स आप याद करना, डेफिनेशन याद करना, जो आपको इजी लग रही है उसको याद करो, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट यू शुड नो, ठीक है।
तो विटनेस क्या है? कॉमन और एक्सपर्ट विटनेस है। कॉमन विटनेस क्या होगा? कॉमन विटनेस होगा जो टेस्टिफाई अबाउट व्हाट ही हिमसेल्फ हैज सीन, हर्ड और परसीव्ड इन रिलेशन टू अ केस। ठीक है, क्या उसने देखा, क्या ऑब्जर्व किया, क्या सुना, ये सब चीज जो वो टेस्टिफाई करेगा। एक्सपर्ट विटनेस कौन से होते हैं? कोई स्किल्ड विटनेस, जैसे कि कोई हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है ना, कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, तो वो सारे एक्सपर्ट्स आते हैं इसमें। ठीक है, जिनके पास कोई स्किल है जो आपको हेल्प कर सकता है। अब जो डॉक्टर है, ही कैन बी अ कॉमन विटनेस एंड ही कैन बी एन एक्सपर्ट विटनेस एज वेल। कैसे? कॉमन विटनेस क्या? अगर किसी डॉक्टर ने किसी का क्राइम विटनेस कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल उसने किसी को किसी का मर्डर करते देख लिया है, तो वो क्या हो जाएगा? पहले वो कॉमन विटनेस की तरह काम करेगा वहां पे, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज सीन द पर्सन बीइंग किल्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, तो ही हियर विल एक्ट एज अ कॉमन विटनेस। अगर वो डॉक्टर उस बॉडी पे पोस्टमार्टम कर रहा है, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहा है, तो यहाँ पे वो कोर्ट के सामने एक एक्सपर्ट विटनेस का काम भी करेगा। ठीक है, क्योंकि वो अपनी ऑब्जर्वेशन बताएगा कि इस बंदे को इस तरह से मारा गया है, दिस वाज द प्रोबेबल टाइम ऑफ डेथ, दिस वाज द प्रोबेबल कॉज ऑफ डेथ। तो यहाँ ही कैन एक्ट एज एन एक्सपर्ट विटनेस। ओके, तो ये दो तरह के विटनेस, दो, कॉमन और एक्सपर्ट। इसके अलावा होता है हॉस्टाइल विटनेस और परजुरी। ठीक है, हॉस्टाइल विटनेस और परजुरी क्या है? जो आपको पार्टली ट्रू फैक्ट्स बता रहा है, या आपको के सामने जो है जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी जो उसको बताना चाहिए उसको मोल्ड कर रहा है, कुछ झूठ बोल रहा है इवन आफ्टर वो टेकिंग ओथ, है ना, वो कुछ गड़बड़ बता रहा है, कुछ फॉल्स एविडेंस कोर्ट में बता रहा है ना, तो उसको हम बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस। ठीक है, इफ अ पर्सन अंडर ओथ गिव्स फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ, perjury, then he may be punished with imprisonment extending 7 years. ठीक है, and in other cases for giving false evidence other than under in court, a person may be punished with imprisonment that may be extend up to 3 years। ठीक है, तो आप अगर गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो कोर्ट को, ठीक है, गलत तरीके से एविडेंस दे रहे हो या आधा सच बता रहे हो, तो आप भी पनिशेबल हो। ठीक है, अगर आपने ओथ लेके झूठ बोला है तो आपको 7 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। बिना ओथ के आप झूठ बोल रहे हो तो 3 साल की हो रही है। ठीक है, एंड इफ डेथ सेंटेंस हैज बीन executed then the person who gives false evidence may be awarded डेथ सेंटेंस। ठीक है, आपने आजकल बहुत सारे केसेस हैं। क्या केसेस हैं? जुवेनाइल ऑफेंडर्स गाड़ी चला रहे हैं एंड दे आर हिटिंग पीपल, किलिंग देम। अभी रिसेंटली पुणे का एक केस वायरल हुआ था जिसमें एक 11th क्लास का लड़का अपनी पोर्शे से दो लोगों को मार देता है, वैसे एक या दो, एक लड़के को मार देता है, हिट कर देता है। पर वो केस चलता है, उसको, उसके फादर को, उसके ग्रैंडफादर को अरेस्ट किया जाता है। बच्चे को बोला जाता है कि आप भैया एक ऐसे लिख दो, है ना, कि रोड सेफ्टी पे एक ऐसे लिखो। ठीक है, और लेटर आफ्टर 1-2 months आप देखोगे, अगर आपने वो केस फॉलो किया है, एक 1-2 महीने बाद उस केस की एक स्टेटमेंट आई जिसमें बोला गया कि वो ड्राइवर जो था, आई डोंट नो वेदर वो ड्राइवर प्रेजेंट था उस टाइम उस बच्चे के साथ कि नहीं, वो केस जो है ऐसा मुड़ा कि उन्होंने, ड्राइवर ने टेस्टिफाई किया कि गाड़ी मैं चला रहा था एंड आई हिट द पर्सन, है ना, तो मेरी गलती है। ठीक है, अब इंडिया में जान पहचान आपकी है, आप अमीर हैं, तो आप लॉ को अमेंड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो 1 महीने बाद ड्राइवर जी को याद आ रहा है कि हिट उन्होंने किया था बच्चे को। ठीक है, तो ये बेसिकली एक फॉल्स स्टेटमेंट थी। ठीक है, जो बाद में बच्चे को बचाने के लिए ड्राइवर को पैसे दिए गए कि तुम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लो। ठीक है, तो इनकेस क्या है, ऐसा होता है कि मैंने
झूठ बोला अपने ऑफेंडर के लिए कि भाई इसने ऐसा ऐसा किया था, इसने इसका मर्डर किया है, मैंने झूठ बोला, और उस बंदे को मेरी वजह से डेथ सेंटेंस अगर हो गई, और लेटर ऑन अगर उनको पता चला कि मैंने झूठ बोला है और मेरी वजह से उसको डेथ सेंटेंस हुई है, तो आई विल ऑल्सो बी गिवन द डेथ सेंटेंस। तो ये बहुत एक वास्ट क्वेश्चन रहता है हमारा। हॉस्टाइल विटनेस की भी बहुत सारी पनिशमेंट्स रहती हैं। अगर आपने ओथ लेके किया है, बिना ओथ के किया है, या आपकी वजह से किसी को डेथ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस हो गई है, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है, then you are also responsible and you are also willing to get the same punishment. Okay, next आता है आपका evidence. Evidence means any statement in relation to a matter or fact under inquiry or document or something for the inspection of the court. Evidence क्या होता है? सबूत, any statement in relation to a matter or fact, कुछ भी, ऐसा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ओरल हो, डॉक्यूमेंट हो, जो एक आपको इंक्वायरी में हेल्प करेगा, इंक्वायरी में कुछ मैटर प्रोवाइड करेगा, कुछ फैक्ट प्रोवाइड करेगा इंस्पेक्शन के लिए, उसको हम एविडेंस कहते हैं। ठीक है, एविडेंस की मेन दो कैटेगरीज होती हैं, ओरल और डॉक्यूमेंट्री। ओरल मतलब जो आप बताते हो, ओरल है ना, कोई भी स्टेटमेंट आप कोर्ट में दे रहे हो कि भाई मैंने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया। और डॉक्यूमेंट्री जो रिटन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, रिपोर्ट्स ऑफ एक्सपर्ट्स होती हैं, डाइंग डिपोजिशन, डिक्लेरेशन, ये सब। ठीक है, तो बेसिकली जो क्या होता है ना, हम लोग को क्रॉस चेक करते हैं। डॉक्यूमेंटेड जो होता है उसको ओरल के साथ क्रॉस चेक करते हैं, ओरल को डॉक्यूमेंटेड के साथ क्रॉस चेक करते हैं इन द कोर्ट। तो दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा एक प्राइमरी एविडेंस होता है, एक सेकेंडरी होता है, और एक मटेरियल एविडेंस होता है। प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? जो फर्स्ट टाइम आप कोर्ट में देते हो, ठीक है, प्राइमरी वो होता है। सेकेंडरी होता है कोई भी फोटो कॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, है ना, होता है। और मटेरियल एविडेंस होता है कोई भी आप अगर वेपन ऑफ ऑफेंस दे रहे हो, है ना, ऐसी कोई चीज अगर दे रहे हो एविडेंस के रूप में, तो वो मटेरियल एविडेंस होता है। इसके अलावा होता है डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस मतलब ऐसा कोई पर्सन या ऐसा कोई मटेरियल, जैसे पर्सन के पर्सपेक्टिव में लेते हैं, अब डायरेक्ट भी ओरल और डॉक्यूमेंटेड हो सकता है। ओरल मतलब मैंने किसी का मर्डर होते देखा, तो मैं वहां जाके जो टेस्टिफाई कर रही हूँ, तो मैं एक डायरेक्ट ओरल एविडेंस हुई। ठीक है, वैसे ही डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेड क्या हो सकता है? किसी कैमरे में वो चीज कैप्चर हो गई, आपने वो कैमरे की क्लिपिंग दे दी है, उसमें आ गया है कि किसने किसको कैसे मारा, तो दैट इज डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस, राइट। फिर आता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, when something at a place or circumstance proves something indirectly. Example, when the spot where a dead body has been detected is found to be very much disturbed. ठीक है, अब किसी में कुछ स्ट्रगल हुई है, स्ट्रगल के कारण किसी ने किसी को मार दिया है, हाथापाई हुई है, तो वहां पे सब वो क्राइम सीन पे सब बिखरा बिखरा आपको दिख रहा है, तो यू विल कम टू नो, मतलब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि वहां पे कुछ स्ट्रगल हुई है आपस में दोनों के बीच में, एंड डेथ, मर्डर से पहले। तो वो एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, आप किसी ने बताया नहीं है बट दिख रहा है भाई, है ना। तो वो एक होता है hearsay evidence. It is an indirect oral evidence. Here, the person giving the statement has not himself seen, but heard or perceived a matter in question, but has learned about the matter from somebody else. ठीक है, मुझे किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे उसने उसको मार दिया, ठीक है, मैं जाके टेस्टिफाई कर रही हूँ। आई एम नॉट अ डायरेक्ट एविडेंस, बट आई एम अ हेयरसे एविडेंस। प्रिमा फेशिया एविडेंस, ऐसा एविडेंस जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू होती है एज अ प्रूफ ऑफ मैटर इन क्वेश्चन। ठीक है, पुख्ता सबूत कह सकते हो आप इसको। ठीक है, प्रूव्ड एविडेंस। ठीक है, जो कोर्ट को पता है कि इट एग्जिस्ट्स,
कंसिडर्स, जो कोर्ट समझता है कि ये होगा, उसके एग्जिस्टेंस पे कोर्ट बिलीव करता है। नॉट प्रूव्ड या डिसअप्रूव्ड में, अच्छा, डिसअप्रूव्ड में तो कोर्ट बिलीव ही नहीं करता कि इसकी एग्जिस्टेंस है। नॉट अप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड में भी नीदर प्रूव्ड नॉट डिसअप्रूव्ड, ठीक है। और कंक्लूसिव एविडेंस और प्रूफ, एनी फैक्ट डिक्लेयर्ड बाय इंडियन एविडेंस एक्ट टू बी conclusive proof for another. Corpus delictus, a body findings on which or appearance of which suggests that some illegal act has occurred. Okay. एविडेंस आपको समझ आना चाहिए बेसिक, उसके बाद इंपॉर्टेंट होता है मेडिकल एविडेंस। ये क्वेश्चन आपको आ जाता है पेपर में। डिफाइन एविडेंस एंड मेडिकल एविडेंस फॉर 5 मार्क्स। मेडिकल एविडेंस क्या होगा? It is defined as the legal means to prove, disapprove any medico-legal issue. तो अब हम एविडेंस को अगर मेडिकली मेडिको लीगली प्रूव कर रहे हैं, कुछ मेडिको लीगल इशू में हम लोग अपना एविडेंस दे रहे हैं, तो दैट इज मेडिकल एविडेंस। ये भी ओरल और डॉक्यूमेंटेड है। ओरल फॉर दिस डॉक्टर हैज टू अटेंड द कोर्ट व्हेन समन्ड। आगे हम पढ़ेंगे समन्ड क्या होता है, ठीक है। तो ओरल एविडेंस के लिए क्या होता है, डॉक्टर को पर्सनली कोर्ट में जाना पड़ता है। अगर उसने पोस्टमार्टम किया है, उसने बॉडी अटेंड की है, तो डॉक्टर कोर्ट में जाएगा, जो उसने ऑब्जर्व किया है, जो उसने लीगल रिपोर्ट बनाई है, उसके बाद बारे में वो क्वेश्चनर जो है उसका आंसर देता है। तो डॉक्टर को पर्सनली जाना पड़ता है कोर्ट में। डॉक्यूमेंट्री मेडिकल एविडेंसेस में आते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट्स, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स, डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डेपोजिशन। क्या पढ़ेंगे क्या होता है? मेडिकल सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं? इसमें देखो कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती है। पहली चीज क्या होती है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, सबसे पहले चाहे वो फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं या बीमार होने का सर्टिफिकेट है, कुछ भी, इसका आपको ये पहले तो इशू कौन कर सकता है? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही कर सकता है। कोई भी इधर उधर का बंदा नहीं कर सकता। रजिस्टर्ड क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकता है, ठीक है। उसको डेट, टाइम, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, नेम, सेक्स, एज, एड्रेस ऑफ द पर्सन, ये सब लिखना है। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने किसी का मेडिकल सर्टिफिकेट ऐसे बना दिया, मेरे पास एक बच्चा आया कि मैम आई वाज नॉट वेल, आप डॉक्टर साहब मेरा बना दो सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। पर वो बंदा, बच्चा जो भी है, वो अपने कॉलेज में किसी को मार पीट के आया है, ठीक है, और वो अब भाग रहा है ना, मुझसे वो सर्टिफिकेट बनवा देगा, ठीक है, और मैं सर्टिफिकेट बना दूंगी उस टाइम और डेट का, और बाद में अगर पता चले कि उस टाइम का जिसका मेरे पास मेडिकल सर्टिफिकेट है, उस टाइम पे तो वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था, तो यहाँ डॉक्टर फंस सकता है, ठीक है। तो हमेशा एक तो आपको की बात सुन के ऐसे फेक सर्टिफिकेट्स नहीं बनाने हैं। आपको हमेशा डेट लिखनी है, टाइम लिखनी है, प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन लिखना है, बाकी पर्सन की पर्सनल चीजें लिखनी है, ठीक है। कंप्लेंट्स, ब्रीफ हिस्ट्री, फिजिकल फाइंडिंग, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स, एवरीथिंग। उसके बाद आपको क्या करना है, उसका एक सिग्नेचर लेना है पेशेंट का, थंब इम्प्रेशन सिग्नेचर लेना है, और नीचे डेट मेंशन करनी है, डेट टाइम, और अपना भी साइन देना है, और उस पर डेट और टाइम मेंशन करना है, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही डेथ सर्टिफिकेट्स होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, है ना। मेडिको लीगल रिपोर्ट्स कैसे काम कर सकती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उसमें आप अपनी सारी डॉक्टर फाइंडिंग लिखेगा, है ना, कि क्या पेशेंट की टाइम ऑफ डेथ है, क्या रीजन ऑफ डेथ है, क्या इंजरीज उसको हुई है, क्या प्रोबेबल कॉज हो सकता है ना, तो वो सब उसमें लिखेगा। तो मेडिको लीगल रिपोर्ट्स के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होती है उसकी जनरल इंट्रोडक्शन होती है, नेम, सेक्स, एज, व्हाटएवर, है ना। सेकंड जो होता है उसमें ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग लिखते हैं, और थर्ड में ओपिनियन, इंटरफेरेंस ऑफ द डॉक्टर।
फिर आपके आते हैं दो टॉपिक इम्पोर्टेंट, डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन। ठीक है, तो डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन अगेन दोनों सेम सेम लगते हैं सुनने में, पर थोड़े डिफरेंट हैं। और क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्क्स का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या इसमें से आपको डिफरेंस पूछ सकते हैं, दोनों में से किसी एक की 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये हर एग्जाम में आता आता है ऑलमोस्ट, इस बार नहीं आया तो अगली बार आएगा आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन का। डाइंग डिक्लेरेशन पहले करते हैं, क्या है? इट इज अ रिटन or oral statement of a person who is dying as a result of some unlawful act relating to material facts of the cause of death or circumstance surrounding it। ठीक है, बेसिकली क्या है, कोई भी रिटन ओरल स्टेटमेंट है उस पर्सन की डेथ हो गई है किसी अनलॉफुल एक्ट के कारण, तो वो उस टाइम डिक्लेरेशन में अपनी एक टेस्टिमोनी दे रहा है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो है। ठीक है, दैट पर्सन इज ऑन द डेथ बेड, इम्पेंडिंग डेथ में है। वो अपने साथ जो भी उसके साथ हुआ जिसके कारण उसकी आज ये हालत है, उसकी जो वो टेस्टिमोनी दे रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, वो डाइंग डिक्लेरेशन है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले डॉक्टर को सर्टिफाई करना है। ये डाइंग डिक्लेरेशन लेने कौन आएगा? मैजिस्ट्रेट आता है। ठीक है, मैजिस्ट्रेट आएगा। मैजिस्ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर और 2 विटनेस के ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है। ठीक है, पर उससे पहले डॉक्टर जो है मैजिस्ट्रेट को पेशेंट की मेंटल साउंडनेस के बारे में हिंट करेगा। मतलब पेशेंट बताएगा डॉक्टर की इज द पेशेंट फिट टू गिव द स्टेटमेंट। ठीक है, तो ही आगे का काम होता है। ठीक है, अगर वो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, कोमा में है, थोड़ी ना वो आपको, फिर मैजिस्ट्रेट आखिर क्या करेगा, बिकॉज द पर्सन इज नॉट इनटू हिज सेंसेस। ठीक है, तो डॉक्टर पहले फिटनेस चेक देता है मैजिस्ट्रेट को। अगर पेशेंट मेंटली साउंड है, फिजिकली थोड़ा स्टेटमेंट देने के हालात में है, तो मैजिस्ट्रेट को बुलाया जाता है। मैजिस्ट्रेट के साथ डॉक्टर और 2 विटनेस रहते हैं जब वो फाइल किया जाता है। ठीक है, तो ये होती है डाइंग डिक्लेरेशन। इसमें क्या है, कोई पुलिसमैन इन्वॉल्व नहीं होता उस टाइम, कोई पुलिसमैन इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो अब अगर ये हो गई आपकी डाइंग डिक्लेरेशन, अब अगर ये पर्सन जो है, इम्पेंडिंग डेथ है ना, डेथ हो सकती है, अगर ये पर्सन सर्वाइव कर जाता है, तो ये डाइंग डिक्लेरेशन की कोई वैल्यू नहीं रहती। अब वो पेशेंट को खुद से कोर्ट में आकर टेस्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसकी जगह उसका ये डाइंग डिक्लेरेशन एज अ सबूत नहीं दे सकते। उसके बाद आती है टर्म डाइंग डेपोजिशन। डाइंग डेपोजिशन में क्या होता है, ये भी सेम चीज है। इट इज अ स्टेटमेंट बाय डाइंग पर्सन अबाउट द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू हिज डेथ made under oath in the presence of a magistrate, where the accused person or his lawyer will be there to cross question him on his statement। ठीक है, तो डाइंग डेपोजिशन में क्या होता है, इसमें क्या है, अब वो पर्सन अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, कि उसके साथ क्या है, उसकी कॉज ऑफ डेथ है ना। पहले तो उस अगेन इसमें भी डॉक्टर का रोल ये है कि डॉक्टर पहले फिटनेस चेक देता है। ठीक है, अब डाइंग डेपोजिशन रिकॉर्ड करने भी मैजिस्ट्रेट आता है। पर मैजिस्ट्रेट के साथ क्या होता है, यहाँ पे दोनों लॉयर्स मौजूद होते हैं। ऑपोजिट पार्टी का लॉयर भी होता है और इसका अपना लॉयर भी होता है का। ठीक है, तो ये क्रॉस क्वेश्चनिंग भी चलती है आपस में दोनों की। ठीक है, पर इसमें क्या है, ओथ लेनी होती है। जो हम डाइंग डिक्लेरेशन करते हैं उसमें ओथ इज नॉट नेसेसरी, पर डाइंग डेपोजिशन में ओथ मस्ट बी टेकन। ठीक है, ये थोड़ा एक सुपीरियर
वर्जन होता है डाइंग डिक्लेरेशन का, क्योंकि आपने ओथ ली है ना। तो ये होता है डाइंग डेपोजिशन और डाइंग डिक्लेरेशन। सो ये टेबल याद कर लेना एक बार। और इनकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन इसको करता है, कौन कौन उसमें मौजूद होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आता है इसके बाद समन्स। समन क्या होते हैं? रिटन ऑर्डर बाय द कोर्ट, अटेंडेंस बाय अ मेडिकल मैन इन अ कोर्ट एज अ विटनेस। इसमें क्या होता है देखो, इन कनेक्शन क्या होता है आपको, अगर आप एक डॉक्टर हो, आपने कोई क्रिमिनल केस अटेंड किया, लाइक आपने कोई मर्डर केस, आपके पास एक पेशेंट आया पोस्टमार्टम के लिए, या आपने किसी हिट एंड कोई एक्सीडेंट केस किया है, मतलब असिस्ट किया है या ऑपरेट किया है, तो आप अगर डॉक्टर हो जिसने एक्सपीरियंस किया है इसको, ठीक है, तो आपको कोर्ट से डायरेक्ट रिटन ऑर्डर आते हैं कोर्ट में प्रेजेंट होने के, ठीक है, सो दैट आप अपना अपने आप को टेस्टिफाई कर सको, ठीक है। समन टू अ विटनेस इज अ डायरेक्टिव or order issued by a court requiring the presence of the witness in the court on a specific date at a specific time to depose as to what he knows in relation to a case under trial in a court। तो समन एक रिटन ऑर्डर है, जो कि इशू कौन करता है? भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, चाहे वो जज है या मैजिस्ट्रेट है ऑफ द कोर्ट, है ना, कोई भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर उस समन को इशू करता है, उस पे सिग्नेचर करता है और वो भेजता है विटनेस को, उसको रिक्वेस्ट करता है कि आपको इस तारीख को इस टाइम पे कोर्ट पे प्रेजेंट होना है, सो दैट आप हमको विटनेस कर सको केस को, ठीक है। तो ये होता है समन। अब इसमें अगर डॉक्टर को समन आता है ना, तो डॉक्टर को अगर वो समन वो अटेंड नहीं करता है ना, तो उसको कोई वैलिड रीजन देना है, ठीक है। वो वैलिड रीजन कुछ भी हो सकता है, बट उसको एक वैलिड रीजन देना है कि मैं आज कोर्ट में नहीं आ सकता बिकॉज सो एंड सो प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ किसी का ऑपरेशन प्लान है, या मुझे किसी और भी केस के लिए समन आया है, तो मैं इस समन में नहीं आ सकता, ठीक है। तो डॉक्टर को एक वैलिड ग्राउंड देना होता है, कोर्ट को इन्फॉर्म करना होता है कि आई कांट अटेंड दिस बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजन। इन केस आप बिना इन्फॉर्म किए मिस कर देते हो, यू आर पनिशेबल बाय द लॉ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होता है। डॉक्टर ओथ लेता है, अपनी ऑब्जर्वेशंस बताता है कोर्ट में, क्रॉस एग्जामिनेशन होती है डिफेंस लॉयर से, तो जैसे किसी नॉर्मल विटनेस को क्वेश्चन करते हैं वैसे डॉक्टर को भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी गाइडलाइंस टू अ डॉक्टर विटनेस। गाइडलाइंस टू अ डॉक्टर विटनेस, वही सेम चीज है, ओके, यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे लीगल एथिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ओके। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, विटनेस, टाइम डिक्लेरेशन, टाइम डिपोजिशन, समन, विट एविडेंस क्या होता है, कोर्ट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, आते हैं, ठीक है। तो एक बार गो थ्रू होना, ठीक है। हमने पढ़ा है अपूर्वा नंदी से, आप कोई और बुक आपके पास है तो वो भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। अपूर्वा नंदी के हमने बेसिकली फर्स्ट और सेकंड चैप्टर किए हैं, फोरेंसिक मेडिसिन और लीगल प्रोसीजर्स ऑफ मेडिको लीगल केसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अभी के लिए इतना ही।